चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स का मान हमें पाई बाई 4 सिद्ध करना है। देखिए, जब हम इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जिसमें इंटीग्रेशन हमें करना होता है, लेकिन अगर हम लिमिट हमें दी रहती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा अपर लिमिट होता है और ये हमारा लोअर लिमिट होता है। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये हमारे निश्चित समाकलन की कैटेगरी में आते हैं। और ये निश्चित समाकलन जो हमें होता है ये हमें चैप्टर 7 में पढ़ने को मिलता है समाकलन के अंतर्गत में। तो देखिए, यहाँ पर हमने निश्चित समाकलन को लिख लिया है और निश्चित समाकलन के कुछ प्रगुण होते हैं, यानी कुछ रूल होते हैं, और उन रूल्स को आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। और आपको उसके पहले, क्योंकि ये टॉपिक किसके अंतर्गत आता है, समाकलन के अंतर्गत आता है, तो आपको समाकलन के जितने भी बेसिक फॉर्मूले हैं ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम कि निश्चित समाकलन के प्रगुण क्या होते हैं। देखिए, आप इतना बस समझ लीजिए कि जो प्रगुण होता है वो प्रगुण इस निश्चित समाकलन को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला है, जिसके आधार पे हम पूरा पूरा समाकलन सॉल्व करने वाले हैं। जैसे देखिए कि अगर मान लीजिए हमारा कोई फंक्शन एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हमें करना है ए टू बी। यहाँ पे हमारा बी क्या है, अपर लिमिट है, और ए क्या है, लोअर लिमिट है। एक चीज़ याद रखिए, देखिए जो निश्चित समाकलन होता है वो सामान्य समाकलन के तरीके ही होता है। बस हम केवल क्या करते हैं कि लास्ट में जब हम समाकलन कर चुके होते हैं तो हमें जो अपर लिमिट की वैल्यू होती है उसे फंक्शन में रख करके उसमें से हमें लोअर लिमिट की वैल्यू को क्या करना होता है, घटाना होता है। बस इतना ही फ़र्क होता है एक समाकलन में और निश्चित समाकलन में, क्योंकि ये टॉपिक किसके अंतर्गत आता है, समाकलन के ही अंदर में आता है। तो चलिए प्रगुण को समझते हैं पहले कि प्रगुण में हमें क्या करना है। टोटल हमारे पास में 7 प्रगुण हैं और इन्हीं 7 प्रगुणों पर हमारा पूरा पूरा निश्चित समाकलन लगने वाला है। तो पहला प्रगुण क्या कहता है कि अगर आपका कोई फंक्शन एफ एक्स डी एक्स दिया गया है जिसका इंटीग्रेशन आपको ए टू बी करना है, तो अगर आप क्या करते हैं उसकी लिमिट को बदल देते हैं। अगर लिमिट आपकी ए टू बी दी गई थी और अगर आप लिमिट यहाँ पे बी टू ए करेंगे तो आपका पूरा पूरा फंक्शन जो होगा वो माइनस में हो जाएगा। ये पहला प्रगुण कहता है, यानी अगर हमने लिमिट को क्या कर दिया, अपर लिमिट को लोअर लिमिट में बदल दिया और लोअर लिमिट को अपर लिमिट में अगर चेंज कर दिया तो इससे क्या होगा, पूरा पूरा फंक्शन हमारा किस में हो जाएगा, माइनस में। वहीं पे प्रगुण नंबर 2 हमें क्या बताता है कि अगर मान लीजिए हमारा कोई लिमिट दिया गया है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। मान लीजिए हमारा कोई फंक्शन हमारा दिया गया है एफ एक्स डी एक्स जिसकी लिमिट ए टू बी दी गई है, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे लिमिट में अगर हम कोई बदलाव ना करें तो उस फंक्शन को हम टी डी टी के रूप में रख के अगर हम सॉल्व कर लेंगे और बाद में अगर हम वहाँ पे फंक्शन में अगर वो लिमिट रख रहे हैं तो उससे फंक्शन के मान में कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। वहीं पे हम प्रगुण नंबर 3 देखते हैं, तो हमारा क्या है कि अगर हमारा कोई लिमिट दिया गया है ए टू बी और फंक्शन हमारा एफ एक्स डी एक्स है, तो उस लिमिट को अगर हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमारा फंक्शन में लिमिट क्या दिया गया था, ए टू बी, तो हमने इस लिमिट को पहले क्या तोड़ लिया, ए टू सी फंक्शन एफ एक्स डी एक्स में, और उसके बाद में हमने फिर से क्या किया है कि लिमिट सी टू बी हमने एफ एक्स डी एक्स यहाँ पे तोड़ लिया है। अब यहाँ पे प्रगुण नंबर 4 हमारा क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोई लिमिट 0 टू ए दिया गया है, फंक्शन एफ एक्स डी एक्स है, तो हम क्या कर सकते हैं कि 0 टू ए लिमिट रख करके हम पूरे पूरे फंक्शन को उस लिमिट में से घटा करके हम लिख सकते हैं। इससे फंक्शन के मान में कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। और जो ये प्रगुण नंबर 4 है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रगुण है, क्योंकि ज़्यादातर 90% जो तुम्हारे क्वेश्चन हैं इसी प्रगुण पर ही लगने वाले हैं। फिर यहाँ पे देखिए प्रगुण नंबर 5 क्या है हमारा कि अगर हमारा कोई लिमिट अगर हमारा माइनस ए टू ए दिया गया है और फंक्शन एफ एक्स डी एक्स है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर हम यफ माइनस एक्स की वैल्यू निकालें, जैसे मान लीजिए हमें एफ एक्स डी एक्स दिया गया है, तो यहाँ पे हम क्या करें, फंक्शन में जहाँ पे यक्स लिखा गया है वहाँ पे अगर हम माइनस एक्स वैल्यू पुट करें और उसके बाद में हमारा यफ माइनस एक्स रखने पर भी अगर फंक्शन फिर से सॉल्व करने पे अगर वो एफ एक्स ही आ जाता है तो इसका मतलब वो फंक्शन सम फलन कहलाता है। तब उस समय पे हमें क्या करना है, इस लिमिट को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिमिट 0 टू ए बन जाएगा और हमारा जो 2 होगा वो हमारा कहाँ लिख दिया जाएगा, इस फंक्शन के आगे लिख दिया जाएगा और हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, एफ एक्स डी एक्स। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर फंक्शन पे माइनस एक्स रखने पर हमारा पूरा पूरा फंक्शन माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाता है, तब वो फंक्शन विषम फलन कहलाता है और उस समय पर इस पूरे पूरे फंक्शन की जो वैल्यू होगी डायरेक्टली हमारी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं अगला प्रगुण जो हमारा प्रगुण नंबर 6 है। तो अगर हमारी लिमिट कितनी दी गई है, 0 टू 2a दी गई है और फंक्शन हमारा एफ एक्स डी एक्स है, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो लिमिट 2a है उसे हम फंक्शन में 2a माइनस एक्स करके रखने वाले हैं। और अभी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा कि ये सारे क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो अभी आप बस केवल इतना प्रगुण जो भी मैं समझा रहा हूँ बस आप इतना याद रख लीजिए। तो
तो हम क्या करेंगे, एफ टू ए माइनस एक्स करके रखेंगे उस फंक्शन में, और अगर तब भी हमारा जो सॉल्व करने के बाद अगर वो फंक्शन एफ एक्स ही आ जाता है तब उसे हम ऐसे लिख देने वाले हैं। लेकिन अगर बाई चांस अगर यहाँ पे टू ए माइनस एक्स रखने पर अगर हमारा फंक्शन माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाता है तब उस पूरे इस समाकलन की जो वैल्यू होगी वो डायरेक्टली कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हमें एक अगला प्रगुण दिया गया है, प्रगुण नंबर 7। तो यहाँ पे प्रगुण नंबर 7 में क्या बताता है कि अगर हमारा कोई लिमिट दिया गया है ए टू बी और फंक्शन हमारा एफ एक्स डी एक्स है, इंटीग्रेशन हमें करना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों लिमिट को जोड़ करके अगर हम उसे फंक्शन में से घटा करके अगर उस फंक्शन पे रख दें तो इससे हमारे पूरे समाकलन के मान में कोई भी चेंजिंग नहीं आने वाली है। जो हमने ये सातों प्रगुण आपको बताए हुए हैं, ये सातों प्रगुण आपको ध्यान में रखने हैं, और इसमें से जो हमारा प्रगुण नंबर 4, 5 और 6 है, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रगुण हैं। ज़्यादातर 90% जो आपके क्वेश्चन लगने वाले हैं ये इन्हीं तीनों प्रगुणों पर ही लगने वाले हैं, तो इन तीनों प्रगुणों को आप ज़रूर याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन करके अटैम्प्ट करके देखते हैं कि हमें क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। देखिए, तो यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें दिया क्या गया है, सिद्ध कीजिए कि 0 to π/2 sin x बटे sin x प्लस cos x dx इक्वल टू π/4। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात क्लियर करने वाला हूँ कि जब हम समाकलन की बात करते हैं तो समाकलन और निश्चित समाकलन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस मैं आपको देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझाने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए अगर हमें एक्स स्क्वायर का समाकलन दिया जाता है तब हम क्या करते थे कि अब देखिए ये एक्स की पावर n टाइप का फंक्शन है, तो हम यहाँ पे क्या करते थे कि एक्स की पावर n में 1 जोड़ देते हैं और नीचे हम उतने से ही क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर में 2 + 1 होगा और नीचे भी हम कितना करते थे, 2 + 1, यानी हमारा, और प्लस में हमें क्या करना पड़ता है, c, ये हमें कांस्टेंट हमेशा c जोड़ना ही जोड़ना है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 2 + 1 हमारा कितना हो जाएगा, 3, यानी हमारा एक्स की पावर 3/3 हमारा फंक्शन आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आता है वो कितना आ जाता है, हमारा x³/3 और प्लस में हमारा c आ जाता है। अब देखिए अगर हम निश्चित समाकलन की बात करें तो बस हमें यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए यही समाकलन हमें ऐसे दे दिया जाए कि लिमिट 1 to 2 और हमें यहाँ पे x² dx की वैल्यू निकालनी हो। देखिए, जो अभी थोड़ी देर पहले हमारा बिल्कुल नॉर्मल इंटीग्रेशन था, अब वही हमारा क्या बन चुका है, एक निश्चित समाकलन यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन बन चुका है। तो हमें क्या करना है, अब ये जो सॉल्व करने का प्रोसेस था वो जैसे हम समाकलन में यहाँ पे करते थे वैसे ही वैसे करना है। बस अभी देखिए चेंजिंग क्या आने वाली है। तो अभी सबसे पहले जैसे हम अभी हमें इस लिमिट को ध्यान में नहीं रखना है, पहले हम क्या करेंगे, पहले समाकलन करेंगे। तो अभी हमने देखा था कि x² का अगर हम समाकलन करेंगे x के सापेक्ष में तो हमारा कितना आ जाएगा, x³/3। लेकिन एक बात याद रखना है कि जब हम कोई नॉर्मल हमारा इंटीग्रेशन होता है तब उसमें हम हमेशा कांस्टेंट c हमें जोड़ना होता है, लेकिन जब आपका निश्चित समाकलन होगा तो अब यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू c नहीं जुड़ती है, बल्कि हमें क्या करना है, जो हमारा आंसर आया रहता है हमें यहाँ पर इसको पहले बड़े ब्रैकेट में बंद कर लेना है और यहाँ पर जो लिमिट हमें दी गई है 1 to 2 हमें इसको लिख लेना है। अब हम क्या करते हैं कि जो ये लिमिट हमें दी गई रही होती है इसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये अपर लिमिट की वैल्यू हम क्या करते हैं, इस फंक्शन में रखते हैं। फिर तो अपर लिमिट की चलिए वैल्यू रख लेते हैं। जो अपर लिमिट अब कहाँ पे रखेंगे, हम यक्स के प्लेस पे। देखिए हमने जिसके सापेक्ष समाकलन किया होता है तो हमें अपर लिमिट की वैल्यू उसी फंक्शन पर रखना होता है। तो यहाँ पे हमने देखिए समाकलन किसके सापेक्ष किया था, यक्स के सापेक्ष, तो इसलिए हम ये 2 की जो वैल्यू है वो कहाँ पे रखने वाले हैं, यक्स के स्थान पे। तो देखिए यहाँ पे जब हम रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 का क्यूब, कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब, और यहाँ पे अपॉन में हमारा कितना आ जाएगा, 2। अब हमने देखिए अपर लिमिट की वैल्यू हमने कहाँ पे रख ली, इस फंक्शन पे रख ली है। अब हमें क्या करना है कि इसमें से हमें ये इसी फंक्शन पर लोअर लिमिट की वैल्यू रख के हमें क्या करना होता है, घटाना होता है। तो एक बार हम क्या करेंगे, अब इस पर लोअर लिमिट की वैल्यू रखेंगे। देखिए जब यहाँ पे हम x के स्थान पे 1 रखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब हो जाएगा, और अपॉन में 3 था तो यहाँ पे अपॉन में 3 हो जाएगा। बस हमारा इतना ही हमें सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम अगर 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 8 आ जाएगा, और बटे हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, और माइनस में देखिए 1 की अगर हम पावर 3 को सॉल्व करें तो हमारा आ जाएगा 1 अपॉन में 2। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए सॉल्व करने के बाद में हमारा कितना आ जाएगा आंसर, 7/2। तो बस नॉर्मल इंटीग्रेशन और जो हमारा निश्चित समाकलन होता है उसमें बस इतना ही अंतर होता है कि हमें इंटीग्रेशन इसमें भी करना पड़ता है। बस लास्ट में हमें जो ये लिमिट की वैल्यू दी रही होती है उसमें से हम क्या करते हैं, अपर लिमिट की वैल्यू एक बार फंक्शन पे रख करके और फिर एक बार लोअर लिमिट की वैल्यू को उसमें रख करके हम क्या करते हैं, अपर लिमिट वाली वैल्यू में से लोअर लिमिट की वैल्यू को घटा देते हैं।
चलिए यहाँ पे देखिए, लेकिन हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 0 to π/2 sin x अपॉन में sin x प्लस cos x dx इक्वल टू π/4। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये सामान्य तरीके से नहीं लगने वाला है, ये हमने कुछ प्रगुण अभी हमने डिस्कस किए थे, ये उन प्रगुणों पे लगने वाला सवाल है। और अभी देखिए बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होता है, बहुत आसानी से लग जाएगा हमारा। चलिए सबसे पहले देखिए हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे चलिए हम सोल्यूशन डाल लेते हैं। देखिए हमें करना क्या है कि हमारा जो ये इंटीग्रेशन हमें दिया गया है, हम इसको सबसे पहले आई के बराबर मानने वाले हैं। तो हमने क्या किया, माना आई बराबर 0 to π/2 sin x अपॉन में sin x प्लस cos x dx। अब इसको हमें क्या मान लेना है, समीकरण नंबर 1। आप जैसे ही आई मानेंगे फंक्शन तो उसको समीकरण नंबर 1 हमेशा मान लीजिएगा। उसके बाद में अभी हम आगे चलिए देखते हैं क्या करते हैं। देखिए अभी हमने क्या देखा था कि अगर प्रगुण नंबर 4 को अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे देखिए हमें प्रगुण नंबर 4 क्या दिया गया, लिमिट क्या है 0 to a है, और फंक्शन हमारा f x dx दिया गया है। तब हम क्या कर सकते हैं कि उसी फंक्शन को हम एफ ए माइनस एक्स करके भी लिख सकते हैं। यानी हमें क्या करना है कि जहाँ पर x लिखा गया है उसके स्थान पे अगर हम क्या करें, उस लिमिट में से उस फंक्शन को घटा के लिखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा लिमिट क्या है, π/2 है, यानी ये हमारा a है कि नहीं है। तो प्रगुण को हम पहले यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। प्रगुण देखिए 4 है, ये लिखना नहीं होता है लेकिन मैं आपको बस केवल समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे 0 to a f(x) dx, क्योंकि आपको अगर ये वैल्यू समझ में नहीं आएगी तो आप इसको उसमें रख नहीं पाएंगे। देखिए 0 to a हो गया हमारा, फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। देखिए यहाँ पे समझना बस इतना है हमें कि हमने क्या किया कि जो ये यक्स लिखा गया था, यानी जहाँ जहाँ पे इस फंक्शन में यक्स है तो वहाँ पे देखिए जब ये यक्स था तो अभी ये क्या बन चुका है a माइनस एक्स, और a हमारी यहाँ पे क्या थी, अपर लिमिट थी। तो वैसे यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे यक्स लिखा है कि नहीं लिखा है, और हमारे यहाँ पे a के स्थान पे हमारा कितना लिखा गया है, π/2। तो अगर हम चाहें तो इस यक्स के स्थान पे यहाँ पर हम π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं कि इसको चेंज करते हैं प्रगुण नंबर 4 से। तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, आई बराबर 0 to π/2, क्या बन जाएगा 0 to π/2। देखिए जब हम इस यक्स के स्थान पे a माइनस एक्स लिखेंगे तो मतलब क्या बन जाएगा, अब हमारा a क्या है, π/2 है, तो हमारा यहाँ पे बन क्या जाएगा, साइन π/2 माइनस एक्स। और ऐसे नीचे भी जहाँ जहाँ पे x रहेगा, यानी जब हमारा ये x a माइनस एक्स में चेंज हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि जितनी जगह पे x लिखा हुआ है उन सभी जगहों पे हम a माइनस एक्स टर्म का यूज करेंगे, यानी π/2 माइनस एक्स लिखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा फंक्शन साइन x लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, साइन π/2 माइनस एक्स। और वैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉस π/2 माइनस एक्स और dx। अब हमने ये चीज़ क्यों लिखी है तो इसके आगे हम मेंशन कर देंगे कि हमने ये चीज़ किया किससे है, प्रगुण नंबर 4 से। प्रगुण 4 से हम जो भी प्रगुण यूज करेंगे तो जहाँ पे भी हमने बदलाव किया रहा होगा हमें उसके आगे उसको लिख देना है कि हमने इसको किस प्रगुण की वजह से लिखा हुआ है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा फंक्शन क्या बन चुका है, साइन π/2 माइनस एक्स। और हमें पता है कि π/2 क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो जो साइन 90 माइनस थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा साइन π/2 माइनस एक्स है वो कितने के बराबर आ जाएगा, कॉस एक्स के बराबर आ जाएगा। वैसे अगर हम नीचे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी देखिए साइन π/2 माइनस एक्स लिखा है, हमारा कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। और जो हमारा कॉस π/2 माइनस एक्स होता है ये हमारा साइन एक्स होता है। अब देखिए ये सामान्य चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले इन सभी चीज़ों को लर्न कर लीजिए। देखिए यहाँ पे dx हमारा हो जाएगा। अब आगे लिमिट हमारी क्या दी गई थी, 0 to π/2, फंक्शन i के बराबर था, इसको हम लिख लेते हैं। तो जब हमने इसको सॉल्व कर लिया अब हमें इसे समीकरण नंबर कितना मान लेना है, 2 मान लेना है। अब एक काम करेंगे, हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हम क्या करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं। तो हम चलिए पीछे करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे हमें क्या लिखना है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, देखिए
जब हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो हमें बाएं पक्ष की चीज़ों को बाएं पक्ष में जोड़ना है और दाएं पक्ष की चीज़ों को दाएं पक्ष में जोड़ना है। देखिए, अगर हम अपने लेफ्ट साइड में देखें तो यहाँ पे हमारे देखिए समीकरण नंबर 1 में क्या लिखा हुआ था, आई, और हमारे समीकरण नंबर 2 में भी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है। तो जब हम आई में आई को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2i आ जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2i बराबर में। अब देखिए हमारे राइट हैंड साइड में यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, 0 to π/2 sin x अपॉन में sin x प्लस cos x dx लिखा है। चलिए हम लिख लेते हैं, समीकरण नंबर 1 की वैल्यू को लिखेंगे यहाँ पे 0 to π/2 sin x अपॉन में sin x प्लस cos x, और ये हमारा क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब इसमें हमें जोड़ना क्या था, समीकरण नंबर 2 को। देखिए समीकरण नंबर 2 के राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, 0 to π/2 cos x अपॉन में cos x प्लस sin x। देखिए तो यहाँ पर 0 to π/2 cos x बटे cos x प्लस sin x dx। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो दोनों के जो हर में लिखा गया है वैल्यू, वो दोनों में ही sin x प्लस cos x है। देखिए आगे पीछे लिखने से यहाँ पे कोई भी मान में बदलाव नहीं होता है। sin x प्लस cos x की जो वैल्यू होती है वही cos x प्लस sin x होता है। तो यहाँ पे दोनों का हर क्या है, बिल्कुल बराबर है। तो चलिए देखिए इसको हम सॉल्व करके लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 0 to π/2, और हमारा हर क्या है यहाँ पे, sin x प्लस cos x है, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे sin x प्लस cos x, और जो अंश में लिखी हुई चीज़ें हैं वो क्या हो जाएंगी, हमारी जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे क्या है हमारा sin x, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा हमारा cos x, और हमारा इंटीग्रेशन में किसके सापेक्ष करना है, dx के सापेक्ष। अब देखिए sin x प्लस cos x और sin x प्लस cos x दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, यहाँ पे ये कट जाएंगे। तो हमारा ये जो फंक्शन हो जाएगा कितने के बराबर में आ जाएगा, 2i के इक्वल में 0 to π/2 हमारी लिमिट रहेगी, और हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1 dx। ये बात आपको हमेशा याद रख लेनी है कि जब भी कभी भी आप dx के सापेक्ष में हमेशा 1 का समाकलन करेंगे तो ये हमेशा वैल्यूएशन जो आती है हमारी वो यक्स आती है। अब ये कैसे आती है मैं आपको यहाँ पे देखिए सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखिए जो हमारा 1 होता है, अगर हमें 1 का समाकलन dx के सापेक्ष में करना है तो क्या होगा, हम इस 1 को अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम यक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए किसी भी संख्या की घात जो 0 होती है उसका हमेशा वैल्यूएशन कितना होता है, 1 होता है। तो जब इसको हम यक्स की पावर 0 लिखेंगे तो ये एक्स की पावर n के टाइप का फंक्शन है कि नहीं है। और अभी हमने सीखा हुआ था कि अगर हमें यक्स की पावर n का समाकलन करना है तो हमें उस n में हमें 1 ऐड करना होता है। तो जब हम 0 में यक्स की पावर 0 में एक ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 1, और हमें नीचे उतने से ही भाग करना होता है, और प्लस में c हो जाएगा। देखिए तो 0 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, और नीचे भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये फंक्शन कितना बनने वाला है, x की पावर 1, और x की पावर 1 का मतलब कितना होता है, x ही होता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपको याद रखना है हमेशा कि जब भी आप कभी भी 1 का समाकलन करेंगे तो हमेशा कितना आने वाला है, x आने वाला है। देखिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 का समाकलन जैसे ही करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, और ये कितने के बराबर में, हमारा 2y के बराबर में। देखिए जो लिमिट दी गई है तो इसे अब क्या करना है, बड़े ब्रैकेट में हमें लिमिट को लिख लेना है, 0 to π/2। अभी हमने आपको बताया हुआ था कि लिमिट को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, एक बार हमें अपर लिमिट की वैल्यू को इसमें रखना है फंक्शन में, फिर हमें लोअर लिमिट की वैल्यू को उसी फंक्शन में रख के अपर लिमिट वाली वैल्यू में से हमें उसको क्या करना है, घटा लेना है। चलिए इसको रखते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए तो 2y बराबर कितना हो जाएगा हमारा, पहले जब हम यहाँ पे x के स्थान पर π/2 रखें तो हमारा कितना बन जाएगा, π/2। फिर हमें घटाना है किसको, लोअर लिमिट की वैल्यू को। देखिए यहाँ पर केवल x है तो यहाँ पे x के स्थान पे हम कितना रखेंगे, 0 रखेंगे, और हमें अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना मिल जाएगा, 2i बराबर π/2, और अगर ये 2 यहाँ पे गुणे में है तो इधर जब जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, भाग में जाएगा, यानी i बराबर हमारा कितना बन जाएगा, π/4। और i हमारा क्या था, i हमारा हमने क्या माना हुआ था, sin x अपॉन में sin x प्लस cos x जो ये फंक्शन था, ये हमने इसी को i माना हुआ था। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि इसलिए 0 to π/2 sin x अपॉन में sin x प्लस cos x की जो वैल्यू थी dx की, वो कितनी आ चुकी है, π/4। और हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था। इस प्रकार से हमारा ये फंक्शन देखिए क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया।